हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। रिजल्ट के अंदर ज़बरदस्त हम लोगों को ग्रोथ दिखाई दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इसके स्टॉक प्राइस में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों देखने को मिली थी मंडे के दिन, इसके अंदर आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा। सबसे पहले बहुत जल्दी से क्विकली एक बार देख लेते हैं कि मंडे के दिन स्टॉक प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से देखने को मिला। 2049.60 के उससे पहले वाले दिन यानी फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग प्राइस के बाद 2034.95 की गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद 1932.00 का लो बनाता है और 2034.95 जो कि इसका ओपन प्राइस था वही उसका हाई है। अगर आप इस कंपनी के लिए 52 वीक लो देखेंगे तो 867.43 है और 52 वीक हाई है 2669.35। 1941 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 5.30% डाउन है। आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंटली डाउन है। 108.60 पॉइंट डाउन है और 25.0 मिलियन यानी 2 करोड़ 50 लाख 16,517 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं एनएसई के ऊपर। मार्केट कैप अगर आप देखें तो 1.2 मिलियन लाख करोड़ यानी 12,50,993.41 करोड़ रुपए। डिलीवरी परसेंट की बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आइए पहले सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा फाइनेंशियल Q3 के टॉप लाइंस और बॉटम लाइन दोनों को। ठीक है, जल्दी से देखते हैं, ज़्यादा इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। मेन चीज़ जो है गिरावट के पीछे क्या कारण है उसको हम लोग बात करेंगे, लेकिन रिजल्ट को देखना थोड़ा सा ज़रूरी है, रिलेवेंट होगा। देखिए, अगर हम टॉप लाइन टोटल रेवेन्यू की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का 120,444 यानी 1,20,444 करोड़। वहीं अगर दिसंबर 2020 में अगर आप देखेंगे तो 1,28,450। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, आपको जैसा कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये देख सकते हैं। ये मैं आपको रेवेन्यू बता रहा हूँ, टॉप लाइन बता रहा हूँ दिसंबर और सितंबर क्वार्टर के। वहीं हम 2019 के दिसंबर क्वार्टर में अगर देखेंगे जा करके तो इनका जो टोटल टॉप लाइन था 1,56,584 करोड़ रुपए और इस बार निकल के आया है 1,28,000 तो इसके अंदर आपको क्या पता चला, गिरावट देखने को मिली। चलिए बॉटम लाइन देखते हैं। बॉटम लाइन में अगर आप देखें तो इनका नेट जो प्रॉफिट है पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो है इनका 13,101 करोड़ का। वहीं अगर हम इससे पहले वाले क्वार्टर में देखेंगे तो 9,567 करोड़ का था। वहीं अगर हम दिसंबर 2019 से अगर कंपेयर करेंगे तो ये है 11,640 करोड़ रुपए का। आप देख सकते हैं 11,000 से इसके अंदर हम लोगों को पीएटी के अंदर जंप देखने को मिली है। अब इसी को जल्दी से अगर आप ग्राफिकली देखना चाहो तो देख सकते हो, ये जो आपको बार दिख रहा है दिस बार इज़ फॉर दिसंबर 2020 जो कि टॉप लाइन है 13,101 करोड़ का। इससे पहले वाले क्वार्टर का अगर आप देखें तो ये है, राइट। और ओके, इसके अलावा ये बेसिकली टॉप लाइन नहीं है गाइस, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये पैट है, सॉरी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। अब हम टॉप लाइन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं टॉप लाइन की सिचुएशन इधर है। दिसंबर 2020 के अंदर 1,23,997 करोड़ का इनको टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जबकि आप एक साल पीछे जाके देखेंगे यानी दिसंबर 2019 के अंदर तो वहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं 1,53,179 करोड़ का था। तो ज़बरदस्त था, इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं आइए जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल के जरिए बात छापी गई है। बहुत बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया है इस गिरावट के पीछे। तो उन्हीं में से मैं अपने उन्हीं को देख करके मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो Q3 के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो उसमें 12 पॉइंट समथिंग परसेंट से यानी 12% प्लस में इसको नेट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट देखने को मिला है, राइट, पीएटी के अंदर पैट। इसके बावजूद भी इसकी जो ये प्रॉफिट हुआ है इसके शेयर को ऊपर ले जाने में कामयाब नहीं हुआ।
इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या वजह है, उसको हम लोग जानते हैं। आइए, तो देखिए यहाँ पे 5% से भी ज़्यादा इसके अंदर हम लोगों को स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली। तो मोस्ट ब्रोकरेजेस जो हैं यहाँ पे, उनकी जो न्यूट्रल रेटिंग है उसके पीछे क्या कारण है, क्यों न्यूट्रल रेटिंग क्यों दी गई है। और एक दो नहीं, बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने न्यूट्रल रेटिंग को प्रेफर किया है। इसके पीछे क्या कारण है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट जरूर हुआ है इनको, पीएटी के अंदर इनको 12% से ज़्यादा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें छुपी हुई हैं, बहुत सारे संकेत छुपे हुए हैं उसके अंदर, जो क्लियरली ये बताते हैं कि आरआईएल के अंदर एक्चुअली में किस बात को लेकर स्ट्रगल चल रहा है और क्या चल रहा है। एडल्विसिस की अगर हम बात करें तो आपको पता है एक दिग्गज ब्रोकरेज है, फर्म है। तो इन्होंने कहा है कि जो इनके बिजनेसेस हैं, जो अलग अलग बिजनेसेस हैं, इन्होंने उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करी है। ट्रांसपेरेंसी लेवल्स जो है इनके बिजनेसेस में, आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, जो इनके बिजनेसेस हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लेवल्स डाउन होता जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हम लोगों को इसका रिजल्ट मार्केट के अंदर हम लोगों को देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की मैट्रिक्स होता है जिसका नाम है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, GRM। इसको रिपोर्ट ही नहीं किया है इस क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोगों को गिरावट देखने को मिली, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स और मार्केट को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पे एडल्विसिस ने रिपोर्ट नोट किया है कि जो कंपनी है उसने डिवीजन वाइज टर्नओवर को प्रोवाइड कराना बंद कर दिया है, राइट, अपने अलग अलग बिजनेसेस को। जैसा कि आपको पता है O2C यानी ऑयल टू केमिकल, पेट्रोलियम और रिफाइनरी का जो बिज़नेस है, इन दोनों को एक में मर्ज करके प्रेजेंट करना मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, राइट। ओके, इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एडल्विसिस का कहना है कि जो क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट है वो आरआईएल के जो इन्वेस्टमेंट इनकम 780 करोड़ की इन्होंने करी थी, वो इसके अर्निंग्स ग्रोथ पे ओवर शैडो कर रही है, जिससे इसके इन्वेस्टर्स को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एडल्सिस ने एक चीज़ और नोटिस किया कि जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल वाला पार्ट, ये ऑप्टिकली अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूट करता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के EBITDA वैल्यू जो निकल के आती है Q3 में, उसका 0.5% इन दोनों से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन PAT की बात करें, कंसोलिडेटेड पैट की बात करें, तो उसमें 29% ही ये दोनों रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गोलमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं घपला हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं बात को। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन निशान यहाँ बनता है, जिसकी वजह से लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, राइट। JP मॉर्गन की अगर हम बात करें तो ये भी आपको पता है एक दिग्गज ब्रोकर है, तो इनकी तरफ से मेंटेन करी गई है न्यूट्रल रेटिंग, राइट, न्यूट्रल रेटिंग, ठीक है। और इन्होंने टारगेट कर रखा है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है आने वाले कुछ दिनों में 1990 रुपये का टारगेट जो है लोअर साइड पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट, इनके अकॉर्डिंग EBITDA जो है वो एक स्मॉल मिस है अक्रॉस मोस्ट सेगमेंट्स, राइट। यानी EBITDA जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का है वो बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर कुछ चीज़ें मिस कर रहा है, और ये मिस जो है लार्जली एनर्जी बिजनेस की वजह से है, एनर्जी बिजनेस, ठीक है। और जिसके अंदर जो है इनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि जो है 12% से ऊपर रहेगा EBITDA, लेकिन स्टैंडअलोन EBITDA 12% से नीचे है, ठीक है, जो कि इनकी एक्सपेक्टेशन से डाउन है, राइट। तो इसीलिए इन्होंने इसको न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन करके दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है अपने
रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस को कंबाइन करके रिपोर्ट किया है, जिसकी वजह O2C जिसको हम बोलते हैं, आपको पता होगा O2C, ऑयल टू केमिकल। ठीक है, इस चेंजिंग रिपोर्टिंग की वजह से जो GRM ना मेंटेन करना, ना उसको प्रोवाइड करना, उसके डेटा को ना प्रोवाइड करना, क्वार्टरली कंपेयर करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देता है, राइट, जिससे डिफ़िकल्ट हो जाता है क्वार्टरली कंपैरिजन करना। जो कि अगर हम यहाँ पे JP मॉर्गन की तरफ से देखें तो फोरकास्टिंग करी गई थी Q3 के अंदर GRM के लिए $6 पर बैरल, जो कि सितंबर क्वार्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5.7 बैरल पर डॉलर के $5.7 पर बैरल थी, राइट। लेकिन इस बार इन्होंने प्रेजेंट ही नहीं किया, ठीक है। और इनकी एक्सपेक्टेशन थी फोरकास्टिंग थी $6 पर बैरल। अब नोमुरा की बात करें, नोमुरा आपको पता है ये भी एक बहुत ही दिग्गज फर्म है। तो इनकी तरफ से जो मेंटेन करी गई है RIL के टारगेट प्राइस को लेकर के वो 2400 पर शेयर, जबकि पहले इन्होंने मेंटेन किया था 2450 रुपीज़ पर शेयर। ओके, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सूसी की अगर हम बात करें तो सूसी जो है इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन करके रखा हुआ है, और इनका जो टारगेट दिया गया है 1930 रुपीज़ का पर शेयर, ठीक है। और इनका मानना है कि जो क्वार्टर ये रिटेल सेगमेंट में क्वार्टरली काफ़ी वीक है, ऑयल टू केमिकल और जियो बिजनेसेस में हर जगह इनको कमजोरी दिखाई देती है। सिटी आपको पता है अमेरिका के अंदर एक दिग्गज ब्रोकरेज फर्म है, तो इन्होंने भी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन करके रखा हुआ है, और इन्होंने टारगेट दिया है 2130 रुपीज़ का, यानी 2130 रुपये का। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो बात बताई गई है थोड़ी बाकी लोगों से अपोजिट है, इन्होंने बाई रेटिंग को मेंटेन किया है, और इन्होंने टारगेट प्राइस जो दिया है वो है 2390 रुपीज़ पर शेयर का। और इनकी एक्सपेक्टेशन है कि जो कोर EBITDA है 59% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे फिजिकल ईयर 2022 के अंदर। तो आपको यहाँ से इतनी सारी बातें हैं, इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी आपको कंक्लूजन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें यहाँ पे तो नीचे आपको एक चीज़ और दिखेगी। ऑयल टू केमिकल का जो रेवेन्यू जो रिपोर्ट किया गया है इस क्वार्टर के अंदर, वो 2/3 है जो कंपनी के टोटल टॉप लाइन है, टोटल रेवेन्यू का 2/3 पार्ट, जो कि डाउन है 83,838 करोड़, ठीक है, इन द रिपोर्टेड क्वार्टर फ्रॉम ₹1.19। या आपको डिफरेंस मैंने आपको वहाँ चार्ट से ग्राफ से बताया था, आप डिफरेंस देख सकते हो कितना डाउन है। तो RIL का रिफाइनिंग बिजनेस है वो कोविड-19 की इम्पैक्ट की वजह से काफ़ी सफ़र किया, जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा RIL के जियो सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर ज़बरदस्त हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, 6% की जंप देखने को मिली, और 18,492 करोड़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ डेटा बढ़ा है इनके नेटवर्क के ऊपर, और फॉर्मल सेक्टर से मेजॉरिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो ओवरऑल रिज़ल्ट ये है कि इसके अंदर गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा कि इनके जो रिज़ल्ट हैं उसके अंदर टॉप लाइन यानी टोटल रेवेन्यू के अंदर हम लोगों को सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली, और इसके अलावा इन्होंने प्रॉपरली चीज़ों को रिपोर्ट नहीं किया है, एक अपने डिफरेंट वर्टिकल बिजनेसेस के रेवेन्यूज़ को, उनके प्रॉफिट्स को, टॉप लाइन्स को, उनसे कुछ की मैट्रिक्स होती हैं जैसे कि GRM हो गया, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट ना करना, इसको रिपोर्ट ना करना, एक तरीके से एक शैडो डालना है इन्वेस्टर्स के ऊपर, और ये लोगों के अंदर एक डर क्रिएट करता है, और जिसका इम्पैक्ट हम लोगों को इसकी स्टॉक प्राइस में मंडे के दिन देखने को मिला। इसके बावजूद भी इसके अंदर डिलीवरी परसेंट अगर आप देखेंगे तो 35.8% उठाई गई। टोटल क्वांटिटीज NSE BSE का मिला करके 26.4 मिलियन ट्रेड करेंगे, जिसमें से 9.4 मिलियन क्वांटिटी डिलीवरी के लिए उठा ली गई, परसेंटेज में 35.8%।
तो इस गिरावट को अगर आप मौके की तरह देखते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा ही है, बुरा नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके अंदर ऐसा नहीं है कि तेज़ी नहीं आएगी। ठीक है, तेज़ी आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन यहाँ पे अभी मार्केट का पूरा सेंटिमेंट डाउन था और ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करता है एनएसई और बीएसई दोनों के अंदर, राइट। तो उसके नीचे की तरफ टंबल होने का सबसे बड़ा कारण ये खुद अपने आप में है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर गिरावट आई है तो तेज़ी नहीं आएगी। इस गिरावट को अगर आप मौके की तरह देखते हैं तो आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से दबोच लेना चाहिए और दबोच करके शांति से बने रहना चाहिए। और जो लोग ऊपर बाइंग करके रखे हुए हैं जैसे 2100-2200 के आसपास, ठीक है, या 2000 के आसपास, तो वो लोगों को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। रिवर्सल स्टार्ट जल्दी ही होगा, आप लोग पैनिक ना करें, होल्ड करके बने रहें। लॉस से एग्ज़िट तो गलती से ना करें, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल गाइज। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपको डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन टेक केयर।